नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। रविवार को पेरिस में 195 देशों के बीच चली लंबी खींचतान के बाद आखिरकार जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए समझौता हो ही गया। इस समझौते के मुताबिक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहली बार हुआ है जब जलवायु परिवर्तन पर समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर सभी देशों में सहमति बनी है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों और उनके स्रोत के बीच 2020 तक संतुलन बनाया जाएगा। इसके लिए विकासशील देशों को हर साल $100 अरब की मदद भी दी जाएगी, जिसे और बढ़ाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन पर हुए इस महत्वपूर्ण समझौते पर सभी देश अगले साल 22 अप्रैल को औपचारिक रूप से दस्तखत करेंगे। दुनिया भर के कई नेताओं ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास ये सबसे अच्छा विकल्प है। इस समझौते का मतलब उस कार्बन उत्सर्जन को कम करना है जो हमारे लिए खतरा है। इसमें निवेश के चलते रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये समझौता संपूर्ण नहीं है। वहीं दुनिया भर में सबसे अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार चीन ने भी इस समझौते की सराहना की है, पर साथ ही ये भी कहा है कि ये कोई आदर्श समझौता नहीं है, मगर फिर भी चीन उस पर अमल करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस समझौते के निष्कर्ष में न तो कोई जीता है और न ही कोई हारा है। ये जलवायु न्याय की जीत है। देश देशांतर में है, यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेएनयू में पर्यावरण विज्ञान के उस्ताद रहे प्रोफेसर CK वार्ष्णेय, पर्यावरणविद गोपाल कृष्ण, कार्बन माइनस इंडिया एनजीओ के DG डॉक्टर श्रीकांत पाणिग्रही और गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े शोधकर्ता सोपान जोशी। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर CK वार्ष्णेय, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो समझौता हुआ है इसे आप किस रूप में देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये समझौता करीब 21 साल की कश्मकश के बाद तय हुआ है और ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, मील का पत्थर साबित होगा कि सारे दुनिया के देशों ने ये इस बात का निर्णय लिया है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। इसमें एक बात मैं बता दूं कि आप जो 2 डिग्री टेम्परेचर की जो वैज्ञानिक एक सीमा तय की गई है कि इससे ज़्यादा पृथ्वी का औसतन तापमान न बढ़ना चाहिए, तो उसमें ये तय हुआ है कि 2 डिग्री से कम रखा जाएगा और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे चल के हम ऐसी चेष्टा करें कि वो 1.5 सेंटीग्रेड तक रहे। तो मैं तो आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि ये 1.5 तय नहीं हुआ है, बल्कि 2 डिग्री से कम तय हुआ है और आशा रखी गई है कि 1.5 हम आगे चल के कर पाएंगे इसको जी। तो ये तो हुई बात एक। दूसरी बात यह है कि हर देश ने अपने INCDs के बारे में डिक्लेयर किया है कि कौन कितनी चेष्टा कर सकता है स्वयं में जी। तो उन सबको देखते हुए पृथ्वी का तापमान करीब 2.7 से 3.5 तक जा सकता है। इसके माने है कि आगे चल के हमें और इसको रिव्यू करना है और देखना है, जो कि 8 साल बाद 2023 में इसका रिव्यू और इसका फिर से परीक्षण होगा और इसकी समझा जाएगा कितना हम लोग कर पाए। ठीक। गोपाल कृष्ण साहब, एक लंबे अरसे से, जैसा भी प्रोफेसर वार्ष्णेय कह रहे हैं, 21 साल से क्योटो और कहाँ कहाँ घूम घाम के हम लोग पहुँचे और अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह से ये समझौता हो गया। एक पर्यावरणविद के रूप में आप इस समझौते को किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी उम्मीदों के मुताबिक है? नहीं, ये समझौता पर्यावरण आंदोलनों के उम्मीद के मुताबिक नहीं है। 23 साल पहले यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन एडॉप्ट हुआ, वो अब संतोषदायक नहीं था, उससे कुछ खास नहीं हो रहा था। तो 18 साल पहले क्योटो प्रोटोकॉल एक अमेंडमेंट करके लाया गया, उससे भी वो खास हासिल नहीं हुआ। खास हासिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विकसित देशों की जो जिम्मेदारी थी जी, ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी के तहत जो उनको कटौती करना था अपना उत्सर्जन में, उन्होंने कटौती नहीं की। सही बात। अब क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड करके 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल ही चलने का ही मैंडेट चल रहा है। 2020 के बाद का मैंडेट है पेरिस एग्रीमेंट के लिए। पेरिस एग्रीमेंट में बातें कुछ जुमले, कुछ ऐसे शब्द डाले गए हैं जो कि पर्यावरण आंदोलन उसको उठाते रहे हैं, जैसे जलवायु न्याय, ये मदर अर्थ, ये सारे शब्द उस ट्रीटी में, उस पेरिस संधि के टेक्स्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन वो संवेदना नहीं दिखाई देती है जो कि मदर अर्थ के प्रति होनी चाहिए
और वो ऐसा जो कार्यक्रम जो उसके प्रोविजंस है, क्योंकि ये लीगल टेक्स्ट है, इस लीगल टेक्स्ट में क्लाइमेट जस्टिस को पाने के लिए, जलवायु न्याय को पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक, डॉक्टर पाणिग्री, आप एनजीओ भी चलाते हैं, पर्यावरण से जुड़ी संस्था है आपकी, और भारत सरकार के भी आप सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। आप इस समझौते को किस रूप में देख रहे हैं? मेरा जो सोचने का सवाल है, ये ज़रूर एक पॉजिटिव स्टेप है। ये सारा पृथ्वी का सवाल है, हम सब का बचने का सवाल है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो पॉलिसी बना जा रहा है अंतर्जातिक स्तर पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1 से आज तक 21 पार्टियां हो गए। भारत में न्यू दिल्ली में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 बहुत बड़े टाइप का ऑर्गेनाइज किए थे जी, और इसमें 6,500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए थे। तो ये हर एक साल ये इवेंट होता है, मेंबर कंट्री आते हैं, डिस्कशन होता है और आगे बढ़ता है। और क्योटो प्रोटोकॉल का जो चिंतन था, जो देश जमींदार हैं और जितना जमींदार हैं वो इतना पहले इसका भरपाई करे, तो वो कंसेप्ट था, लेकिन वो काम नहीं दिया। और विकसित देशों ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा दिया था, वो नहीं निभाया। तो पेरिस से आपको क्या उम्मीद लग रही है? तो इसीलिए कोपेनहेगन से शुरू हुआ, कोई 10 देश से 4-5 देश करने से ये नहीं होने वाला है, और इसको सब मिलके करना होगा। तो अब तो 195 देशों ने कर दिया। अभी सब मिलके इसको, पेरिस जो इसका अच्छा शुरुआत हुआ, और लगता है ये क्योटो प्रोटोकॉल से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसमें इसको अभी जो जैसे ये गोपाल कृष्ण साहब जी बोले कि ये लीगल टेक्स्ट में लास्ट मोमेंट में 12th आवर में क्लाइमेट जस्टिस को इंक्लूड कर दिया गया सिर्फ लिखने के लिए। तो वो जस्टिस कैसे होगा, उसका कोई रूप, यानी आप भी संतुष्ट नहीं है इस समझौते से? हम संपूर्ण संतुष्ट नहीं है, बट ये शुरुआत अच्छा है, ठीक है, डायरेक्शन सही है। ये आगे भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी 4 होने वाला है, बिफोर इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड इन 2021। तो ये जो आने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसका रूपरेख सही ढंग से होगा, ये उम्मीद है। सोपान जोशी साहब, आपका एक लेख आज प्रकाशित हुआ है, काफ़ी तीखी आलोचना की है आपने इस पेरिस समझौते की, चूहे की चिंदी बताया है आपने। क्या कारण है, क्यों आप इस समझौते को इतनी निराशा के साथ देखते हैं? इसमें निराशा का एक खास कारण ये है जी कि पिछले 22 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर होने वाले समझौतों को किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह अटकाए हुए बैठा है, और तब तक उसने कुछ नहीं करा जब तक दुनिया के दूसरे सभी देश उसके दरवाजे पर उसके तरीके से कोई समझौता ना करें। ये समझौता, चाहे इसमें हर कोई अपनी जीत बताए, समझौते का स्वभाव ही ये होता है कि हर कोई अपना अपना कुछ कुछ हित छोड़ता है जी, ताकि उसमें हर किसी की हार और हर किसी की जीत लगे। लेकिन अगर आप महीन आंख से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये समझौता ठीक वही है जो अमेरिका चाहता था। इसमें ऐतिहासिक जिम्मेदारी की संज्ञा हटा दी गई है, जो बहुत ही जद्दोजहद से आज से 23 साल पहले भारत के पर्यावरण मंत्री ने अटक कर इस समझौते में डलवाई थी। एक और संज्ञा इसमें डाली गई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको किसी तरह पानी मिला के, फीका बना के किसी रूप में इस समझौते में डाला गया है, लेकिन उसको पढ़ते ही समझ में आता है कि इसमें कोई गंभीरता नहीं है, ये एक तरह से खाना पूर्ति है। तो ये समझौता ठीक वही है जो अमेरिका चाहता था, और अमेरिका ने इसमें बाकी सबको इतना कुछ थोड़ा बहुत दे दिया है कि वो दूसरों के सामने अपनी लाज बचा सकें। लेकिन राष्ट्रपति बराक ओबामा कह रहे हैं कि वो भी पूरी तरीके से सहमत नहीं है और ये संपूर्ण नहीं है उनके हिसाब से। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ये लगातार मानता रहा है
कि जलवायु परिवर्तन पर जो कोई संधि, जो कोई समझौता होता है, वो उसकी घरेलू राजनीति के लिए मुफीद होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल भी आखिर उपराष्ट्रपति अल गोर ने उस पर दस्तखत किए थे, लेकिन अमेरिकी सेनेट ने उसको बाहर फेंक दिया। तो कुल मिला के पूरी दुनिया को अमेरिका की घरेलू राजनीति के हिसाब से ढल के आना पड़ेगा, तब अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर कुछ करने को तैयार होगा। ये मनवा लेना अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है और इसमें भारत की खासकर एक तरह की हार है, क्योंकि भारत सदा से ही गरीब और विकासशील देशों का नेतृत्व करता रहा है। गरीब देशों की तुलना में भारत और चीन के पास साधन ज़्यादा हैं। तो जो देश अपनी बात मजबूती से कह नहीं सकते, उनकी बात कहने के लिए वे भारत और चीन की ओर देखते रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस दौरान में भारत ने अपने ये नेतृत्व की जगह छोड़ी है। प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय साहब, जैसा सोपान कह रहे हैं, कितना आप सहमत हैं, और क्या भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पेरिस में रखने में कामयाब नहीं रहा है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि जब संधि होती है तो हर एक को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ न कुछ दूसरे की बात माननी पड़ती है। तो जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, ये बिल्कुल ठीक है कि वो शुरू से इसमें पंक्चर करते रहे हैं और इसमें पीछे हट गए हैं, और अभी भी हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि ये जैसा सोचा गया है और जैसी संधि हुई है उसके ऊपर कारगर काम होगा, क्योंकि अभी उनको खुद अपनी कांग्रेस से इसको पास कराना है, जिसमें कि काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक संधि का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि इस संधि के अंदर दो चीज़ें हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये लागू होगी 2020 के बाद, तो 2020 से और अभी तक काफ़ी समय है जिसमें कार्बन उत्सर्जन काफ़ी होने वाला है। तो अभी जो आने वाला कल है उसमें हमें कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं रहेगा और कोई उसी किस्म में हमें हेल्प नहीं मिलेगी। तो उसमें देखना है कि 2020 से पहले क्या लोग कर पाते हैं, ताकि आगे 2020 के बाद जो कदम उठाए जाएं उनके अंदर थोड़ी हमें सफलता मिल सके। तो पहली बात तो ये है, और उसके बारे में कोई ख़ास जोर नहीं दिया गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये कोई कानूनी संधि नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। और जहाँ तक विकसित देशों का भरपाई करने का सवाल है, तो वहाँ पर उन्होंने $100 बिलियन के बारे में बात कही है और उसको फ्लोर बताया है, लेकिन उसके अंदर कोई एक ऐसी उनका कमिटमेंट नहीं है जो लीगली बाइंडिंग हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संधि के अंदर उन्होंने अपना काफ़ी बचाव कर लिया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 2-3 चीज़ों की जो पेशकश की थी उसके बारे में हम थोड़े से सफल रहे हैं। पहली बात कि जो लाइफ स्टाइल की बात हम करना चाहते थे, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में वो कमी करें, उसको उन्होंने माना है। दूसरा, कार्बन जस्टिस के बारे में, चाहे वो आखिर में ही आया, लेकिन कम से कम उसका एक वहाँ पे संदर्भ तो है जिसको आगे ले करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये कहना कि पूर्ण रूप से ये हमारे लिए एकदम हमारे मन मुताबिक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन ये शुरुआत है। गोपाल कृष्ण साहब, जैसा प्रोफेसर वार्ष्णेय कह रहे हैं कि भारत की कुछ बातों को तो माना गया है, उसको ध्यान में रखा गया है, लेकिन जितना हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया है। आपकी राय में क्या होना चाहिए था? नहीं, जो सोपान जो कह रहे थे कि किस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल को डाइल्यूट किया गया था, उसमें कार्बन ट्रेड को इंसर्ट करवाया था, अमेरिका ने इंसर्ट करवाया था, और इंसर्ट करने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को डाइल्यूट करने के बाद भी अमेरिका ने उसको अनसाइन कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो पर्यावरण से संबंधित जो संधियां हैं, उसको या तो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या तो उस पर हस्ताक्षर ही नहीं करता है, और यदि वो हस्ताक्षर करता है तो उसको म्यूटिलेट करके, डाइल्यूट करके हस्ताक्षर करता है, और इसकी संभावना बनी रहती है कि उसके बावजूद भी उसे वॉकआउट कर जाएगा। बहुत सारी संधि हैं, जैसे बासल कन्वेंशन है जो हजार्डस वेस्ट, अमेरिका ने उसको साइन ही नहीं किया, और वो व्यवस्था ये करते रहते हैं कि यदि कोई बाइंडिंग ट्रीटी बनती है, इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनती है, तो उसको म्यूटिलेट कर दे, डाइल्यूट कर दे। अमेरिका, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी से छुपी बात नहीं है कि ये पेरिस एग्रीमेंट का टेक्स्ट पर
ये मेड इन यूएसए का मोहर लगता है, दिखाई देता है। और ये टेक्स्ट दो बहुत महत्वपूर्ण वार्ताओं के बीच में आ रहा है जी। अभी इस वार्ता से पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की गई, जो कि WTO से भी आगे की बात है। और अभी नैरोबी में इसी दिसंबर, कल परसों से ही WTO मिनिस्टेरियल होने जा रही है। जो ट्रेड निगोशिएशंस हैं उसमें ये दिखाता है कि अमेरिका निगोशिएशंस में कैसे लीड कर रहा है, ठीक। और भारत और विकसित देशों के इंटरेस्ट को, विकासशील देशों के इंटरेस्ट को वो सबऑर्डिनेट करता है। और बहुत ही जो नुकसानदेह हुआ है इस ट्रीटी में कि एक बहुत संघर्षों के बाद, वार्ताकारों के बहुत संघर्षों के बाद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, जो कि इसमें डाइल्यूट होती हुई कर दी गई है। ठीक। डॉक्टर श्रीकांत पाणिग्राही साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि जैसा अभी प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कहा कि 5 साल बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, तो 5 साल तक जो प्रदूषण होना है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचना है, उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये विकसित देश गरीब देशों का कोटा खरीद लेते हैं, उस पर कहीं कोई अंकुश नहीं लगा है। तो ऐसे में इस पेरिस समझौते का क्या मतलब रह जाता है? जैसे सोपान जी बोले और गोपाल कृष्ण जी बोले, मैं इतना तो निराश नहीं हूँ जी। क्योंकि ये सच है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए तो रुकावटियाँ पैदा हुआ था। और थर्सडे, गुरुवार की शाम को सारे बंद हो गया था जब नेगोशिएशन में। बट दबाव में आके हो और कुछ भी हो, ये जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस, ये सारे शब्दों को क्लाइमेट चेंज का जो फाइनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टेक्स्ट में एंट्री दिया गया है। और ये एक अच्छा शुरुआत है, और इसी का आगे और भी चर्चा होगा। और ये सिर्फ नाम के मात्र शब्दों नहीं है, इसका कैसे उसका प्रभाव ये एग्रीमेंट में आ सकता है, उसका चर्चा होगी और उसका रूपरेख तैयार किया जाएगा। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ। दूसरा चीज़ जो आप बोले, ये जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आज तक, 1726 से आज तक जितना ग्रीन हाउस गैसेस आसमान को फेंका गया है, कौन सा देश कितना फेंका है, और पर पर्सन, पर कैपिटा हम सबका अधिकार है पृथ्वी का जो कार्बन स्पेस में, और इसमें कितना कार्बन स्पेस कौन सा देश ले चुका है और कौन सा देश के लिए कितना स्पेस बाकी है, उसका हिसाब किताब जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैं उम्मीद रखता हूँ G+77 प्लस चाइना, जो 134 देश है, ये 196 देश से 134 देश है जो इस अनुचिंता को समर्थन करते हैं, वो समर्थन करते रहेंगे और आगे 5 साल में ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक। सोपान जोशी, आपने अमेरिका का जिक्र किया कि वो जैसा चाहता था वैसा समझौता उसने करा लिया, लेकिन दूसरा एक बड़ा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है दुनिया में, वो चीन है। और हालांकि वो भी कह रहा है कि ये कोई आदर्श समझौता नहीं है, बावजूद इसके वो सहमत हो गया है उससे बंधे रहने के लिए। तो क्या 195 देशों में से 193 देश अपनी बात ठीक ढंग से रख नहीं पाते हैं, दबाव नहीं बना पाते, या कहाँ विफल रहते हैं? और आपके हिसाब से इस समझौते को आदर्श समझौता बनने में क्या क्या और जिसमें चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, जो कोई इन समझौतों के दौरान, बातचीत के दौरान वहाँ रहा है, वो आपको बताएगा जी कि यूरोप हुआ या अमेरिका हुआ, इनके देशों के प्रतिनिधि मंडल में कुछ 100 लोग आते हैं। मुझे एक ऐसी बैठक के दौरान याद है कि अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल 500 लोगों का था। ये तब की बात है जब अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से निकल चुका था। आप किसी भी विषय पर बात करेंगे तो उस एक विषय पर अपनी बात अमेरिका की दृष्टि से रखने के लिए अमेरिका के पास 25 लोग होंगे जो हर दलील के पीछे मनो टनो कागज लगाकर अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहेंगे। और उसके बाद उनका नेतृत्व आएगा जो
इस बार तो उपराष्ट्रपति जॉन केरी ने बैठक छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली। तो ये नितांत दादागिरी पे उतर आता है और बाकी लोग ये बात मानते हैं। एक समय भारत की इसमें भूमिका बहुत अलग थी। भारत के पास नैतिक नेतृत्व था। भारत की ओर गरीब और विकासशील देश आशा से देखते थे। वो जगह हमने छोड़ी है। आपने चीन का पूछा, तो चीन बाकी देशों की तुलना में थोड़ी अलग परिस्थिति में है, लेकिन चीन को सीधे ना तो अमेरिका लेता है ना यूरोप लेता है। ये उनको पता है कि चीन के पास भी ताकत है। तो आप पाएंगे कि जलवायु परिवर्तन को होने वाली बातचीत में भारत को एक विलन के नाते दिखाया जाता है। इसमें न केवल यूरोप और अमेरिका की राजनीतिक नेतृत्व का ये काम है, बल्कि वहाँ का मीडिया तक ये बताता है कि भारत की वजह से समझौता अटका हुआ है, जबकि भारत जो मांग रहा है वो नैतिक रूप से स्पष्ट रहा है। लेकिन इसमें भारत की कूटनीतिक हार भी कुछ सालों से चलती रही है, क्योंकि धीरे धीरे भारत ने अपनी ज़मीन छोड़ी है। मैं आखिर में एक बात ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मुझे कुल मिला के ये धरती बचाने की बातचीत में एक बेईमानी दिखती है। ये बात धरती बचाने की नहीं है, क्योंकि इसमें एक ये भाव आता है जी कि हम कहीं ऊपर से आए हैं, हमने धरती को बनाया है और हम धरती को बचा लेंगे। ये अपने आप को खुश रखने के लिए करी गई बातचीत है। असल में पृथ्वी ने हमको बनाया है, और हमने अगर कार्बन का संतुलन बिगाड़ दिया जी, तो धरती हमें बहुत ही आसानी से उखाड़ के फेंक देगी। ठीक। और जिस तरह से पुराने जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, उस तरह से हमारे जीवाश्म मिलेंगे। तो ये धरती बचाने का खेल कतई नहीं है। ये बात है मनुष्य को अपनी रक्षा करनी है, उन प्राणियों की रक्षा करनी है जिन पे मनुष्य का अपना जीवन चलता है। ठीक। और इसमें धरती बचाने की बात तो कतई मतलब मुझे पृथ्वी को बचाने की बात बेईमानी लगती है। प्रोफेसर सी के वार्ष्णेय, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और बहुत संक्षिप्त में टिप्पणियाँ आप ही लेना चाहूँगा कि ये जो पेरिस के आगे आपने कहा कि अभी 5 साल लगेंगे इसको अमली जामा पहनाने में, इस पर अमल होने में, तो जिसको कहते हैं कि फॉरवर्ड हम आगे किस ओर बढ़ रहे हैं और आगे आप इस समझौते का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक आगे बढ़ने का सवाल है, मैं ये बताऊंगा कि अभी तक जो औद्योगिक क्रांति थी और आज तक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है और सिर्फ 1 डिग्री अभी बाकी है, जिसमें कि कार्बन स्पेस जो हम कहेंगे, तो उसके अंदर अभी वो भी उत्सर्जन करना जाएंगे और हमारा उत्सर्जन भी बढ़ेगा और चाइना का भी बढ़ेगा और बाकी और देशों का भी बढ़ेगा। और जहाँ तक कूटनीति का सवाल है, तो मैं कहूँगा कि 77 प्लस चाइना को उन्होंने तोड़ दिया इस ग्रुपिंग को, और इसमें इंडिया और चाइना को उन्होंने अकेला कर दिया। और इस तरीके से जो उन्होंने कूटनीति इस्तेमाल की, तो उसमें जो हमारी लीडरशिप थी वो ख़त्म हुई और हमको एक कॉर्नर करने लगे। तो इस सब को देखते हुए मैं समझता हूँ कि उनकी जो कूटनीति है वो बहुत इसके अंदर कारगर रही और इसी वजह से वो अपने मन माफिक एक एग्रीमेंट करवा पाए। लेकिन इसके बावजूद हमें इतना निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो वहाँ पे सोलर अलायंस की बात की है उसकी सर्वव्यापी हमें समर्थता मिली है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो कार्बन ट्रेड होगा, अब हमें उसके अंदर भी थोड़ी आशा नज़र आती है कि शायद उसके अंदर भी हम थोड़ी सी अपनी इकोनॉमिक एडवांटेज ले पाएंगे। ठीक। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और हर समय किसी भी वक्त वो हमको इस तरह की चोट दे सकते हैं। ऐतिहासिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो उनकी दायित्व था, उससे तो वो बिल्कुल निकल गए। गोपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि भारत जैसे देश जहाँ बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, खदान का काम हो रहा है और भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नुकसानदेह होती हैं, वैसे में ये नया एकॉर्ड समझौता, पेरिस एकॉर्ड, भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये पेरिस समझौते में ये गुंजाइश अभी भी बची हुई है कि विकासशील देशों के ऊपर कोई मैंडेटरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और जो ऑब्लिगेशन जिसको कि डाइल्यूट किया, जो ऑब्लिगेशन विकसित देशों का था उसको डाइल्यूट किया गया है, वो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जो सबसे पहली बात जलवायु संधि के संदर्भ में आई थी कि ये संधि बनी इसलिए थी
क्योंकि कहा गया कि एटमॉस्फेयर के साथ डेंजरस इंटरफेरेंस हो रहा है। डेंजरस एटमॉस्फेयर मतलब आप एटमॉस्फेयर के ऊपर वार अनलीज कर दिया है। जी। तो मुझे लगता है कि इसमें देश के किसी भी देश के नागरिकों के पर्यावरण की जीत नहीं हुई है, उन कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जीत हुई है, जिनके कारण एक खाद्य सुरक्षा, एक पर्यावरण असुरक्षा और स्वास्थ्य की असुरक्षा का स्थिति बन गई है, एक संकट है। जी, श्रीकांत पाणिग्राही साहब, जैसा कहा जा रहा है कि अभी ये मैंडेटरी नहीं है, ये मतलब इसकी कोई बाध्यता नहीं है वैसे में, और अभी 5 साल का समय भी है, तो इसको जिसको कहते हैं वायबल बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्या आपकी नज़र में किया जाना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये कि जैसा ये सिलसिला अभी चल रहा है वो तो फिलहाल रुकने वाला है नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाए? INDC इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 160 से ज़्यादा देश सबमिट कर चुके हैं। ये अपना तरफ से उनका कमिटमेंट है कि इतना उत्सर्जन हम इसी तरीके से कम करेंगे, और उसी का बेसिस पे ये 1.5 डिग्री कैलकुलेशन हुआ है। अब सही बोला, ये शुरुआत है, अभी 5 साल बाकी है। इसमें बहुत सारे रूपरेख को जीवन दिया जाएगा, बट इसमें बहुत सारे गुंजाइश है जो ये सब चीज़ का और भी आगे बढ़ते रहेगा। और मेरा जितना सोच है, ये लीगली बाइंडिंग बोला जा रहा है। प्रेसिडेंट हॉलैंडे डिक्लेयर्ड इट एज ए लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, और जो $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्री देने के लिए राजी हो गया, उनका यही शर्त था कि हर एक 5 साल में 2023 का बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेवलपिंग कंट्री को खुला रखना होगा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर आके ऑडिट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीकांत पाणिग्राही साहब, गोपाल कृष्ण साहब, CK वार्ष्णेय साहब और सोपान जोशी साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि पेरिस में जो भावना बनी है, या कम से कम जो सहमति बनी है, उसको और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, मजबूत प्रभावी बनाने के लिए और वो कदम उठाए जाने चाहिए जिनकी कमी की ओर हमारे मेहमानों ने इशारा किया है, और इस दुनिया को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।